अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के साथ अहम इजलास हुआ है और बाकायदा तौर पर वकला के साथ ये पहला इजलास है। और इस इजलास का मकसद क्या था, इसका एजेंडा क्या था, और बहुत कुछ बातें हुई हैं, बहुत कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इजलास में 30 से 35 के करीब वकला पाकिस्तान बार के नुमाइंदे और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे मौजूद थे। और साथ साथ जस्टिस जो तारिक मसूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो मौजूद थे। और आज के इजलास में यकीनन सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर बहुत ज़्यादा मशावरत की गई, तजावीज़ एक दूसरे को दी गई हैं, मामलात अच्छी तरह से चलाने के लिए एक दूसरे से चीज़ें शेयर की गई हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर साफ़ी हैं, आज न्यूज़ से वाबस्ता हैं, अफजल जावेद साहब। आज के इजलास, क्योंकि सहाफ़ियों की सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दाखिले पर पाबंदी थी और उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इजलास पे बात करेंगे कि इजलास का एजेंडा क्या था। और इजलास में क्योंकि पाकिस्तान बार के वकला ने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या कहा गया कि आज के इजलास में क्या चीज़ें डिस्कस हुई? देखें सूरी साहब, बात तो आपकी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि इजलास के ऊपर बात करें, लेकिन कुछ बातें अपने नाज़रीन को बताना बड़ी ज़रूरी होते हैं कि यही वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे तो उन्होंने ही साइफ़र केस में भुट्टा साहब दीगर वकला की जो पटिशनें दायर हुई थी। ये साइफ़र केस कौन सा केस था, किसका था? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो लड़ा के वर्का बता रहे थे कि ये है वो कागज़, ये है वो साइफ़र जो जनाब जो साजिश की गई थी और जिसकी बुनियाद पर उन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से जाना पड़ा। वो तो उन्होंने बड़ी इन चैम्बर समाअत की थी और मीडिया को भी बुला लिया था कि वाह वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। तो आज क्या हो गया? पहले तो आप मुझे बताइए, आप भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है ना? कोई स्पेशल कोई पावर आ जाती है, कोई कॉरिडोर आ जाता है? उस वक्त देखें जावेद भाई, उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जज थे, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। नहीं, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वो तो कहते हैं कि मैं आइन का जनाब फाइल फॉलो करूँगा और जो आइन के मुताबिक मेरा किरदार है, जिम्मेदारियाँ वो अदा करूँगा। या तो फिर उस वक्त उन्होंने वो गलत किया, या फिर आज जो है मीडिया का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया, या फिर आज वो उन्होंने गलत किया। तो इसके ऊपर उन्हें अपनी पॉलिसी के ऊपर ज़रूर गौर करना पड़ेगा। नहीं, मीडिया की जो यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है, चीफ जस्टिस जिस दिन बने और पहले दिन मंडे को जब यहाँ पर तशरीफ़ आवर हुए तो उनके जो स्टाफ है उनकी तरफ से वेलकम किया गया। तो वहाँ पर कुछ हमारे मीडिया दोस्तों ने, जो मीडिया सहाफ़ी हैं, कुछ दोस्तों ने और कुछ यूट्यूबर्स ने चैम्बर तक जाने की कोशिश की, वीडियोस बनाने की कोशिश की। तो इस वजह से पाबंदी लगाई है पुलिस ने, या फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लगाई? हाँ जी, देखिए उस दिन भी मैंने भी कुछ मालूमात ली कि यार कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, वो चले तो गए, लेकिन उसके बाद जो बेचारे वहाँ पे यूनिफॉर्म पुलिस अफसरान हैं, जो पुलिस एहलकार जो तैनात थे, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को नज़र आई। और हम देख रहे थे कि किस तरीके से इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला थे कि आया कि ये रूटीन का बन जाएगी इन जर्नलिस्टों की जानिब से कि रोज़ाना चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में जाएँ और उनकी वीडियोज़ बनाएँ। तो तमाम ये मामला तो मेरे ख्याल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में लाए गए हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है हालात कुछ तब्दील हो गए हैं। अच्छा, अफजल जावेद साहब ये भी बताएगा कि जिस तरह सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सहाफ़ियों की अपनी गलतियां भी हैं, और साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए था कि वो सहाफ़ियों को बुलाते, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। वो उनकी मर्ज़ी है यकीनन, क्योंकि वकला के साथ उनकी मीटिंग थी और वकला के साथ वो तजावीज़ एक दूसरे से शेयर करना चाह रहे थे। आपको पता है, हम सहाफ़ी अगर कहीं पे चले जाते हैं तो फिर शायद अगर कोई क्रिटिसिज्म वाली कोई बात भी हो रही होती है तो हम उसको फिर उछालने की कोशिश करते हैं। तो शायद उस वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नहीं बुलाया। तो आज के इजलास में क्या हुआ, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएगा। हाँ जी, देखें इब्रार साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इतने लॉन्ग अरसे से जो पेंडिंग केसेस है, अब तो तादाद 57,000 तक पहुँच चुकी है। एक आम गरीब जो पाकिस्तानी है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती आला अदालतों में, साल साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए नहीं लगते। अगर कोई प्ले बॉय हो, कोई लाडला बच्चा हो, तो उसका केस अगर एक दिन पटिशन लगती है तो दूसरे दिन ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। तो एक अच्छा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक ज़रूरी था कि जो हमारी वकला कम्युनिटी, हमारी वकला बरादरी है, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उनसे डिस्कस करने का भी मुझे लगता है यही मकसद है कि हम इस तमाम तरीके को किस तरीके से बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले वक्तों में जो केसेस का जो प्रोसीडिंग का तरीकाकार है वो एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए ताकि मुस्तकबिल में उसके ऊपर भी कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि मैंने गुज़िश्ता 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यही नज़र आता है कि जब कोई लाडला बॉय, कोई पिंडी बॉय
उसका कोई पटिशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है तो अगले रोज़ ही जो चहीते जजेस साहिबान हैं उसकी दरख्वास्तों का समाअत के लिए मुख्तस कर लेते हैं। लेकिन कोई अगर लाहौर से, चाहे वो मर्दान से, चाहे वो कराची से किसी गरीब की साल साल से पटिशन यहाँ पे लगी हुई है, उसको इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर तक नहीं आने दिया जाता। तो ये बहुत सारे खामियां हैं हमारे इंसाफ की फरहमी के अमल में, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान बार कौंसल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टिव बॉडी है, उन्होंने ज़रूर कोई मुस्बत अपनी सजेशंस दी होंगी, जिनके ऊपर आज हसन रज़ा पाशा साहब ने भी कहा है कि 70 से 80% तक वही सजेशंस हैं दोनों बॉडीज़ की मिलती जुलती है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब अमल करते हुए भी दिखाएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि एक अच्छी सजेशंस है और पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी का जो तरीक़ाकार है वो किसी रक्शे की बजाय एक मोटरवे की बस की सफ़र की तरह तेज़ी से चले। एक गरीब आदमी को भी इंसाफ उसी स्पीड से मिलना चाहिए जितना एक ताकतवर पर्सनैलिटी को फराहम किया जाता है। अच्छा अफजल जावेद साहब, यकीनन जिस तरह हसन पाशा साहब से जो मैंने खुद सवाल किया था उनसे, जो हसन रज़ा पाशा साहब हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं, उनसे मैंने भी यही सवाल किया था कि जजेस तकसीम नज़र आते हैं, माजी में भी हमने देखा है एक तासुर नज़र आता था, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार भी जो है ना वो कुछ सियासी जमातों का ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान बार मुस्लिम लीग नून का सियासी विंग है और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी विंग है। तो आज इसी हवाले से मैंने सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने ये जो आपने अभी जवाब दिया कि 80% सवालात ऐसे थे जैसे कि उन्होंने पहले ही मशावरत करके इस तरह किया, लेकिन हालांकि वो ये कह रहे थे कि मशावरत की नहीं, ये तो अच्छी बात भी है। तो आज देखा हमने इस इजलास में जिस तरह हसन रज़ा पाशा साहब की जानिब से बताया गया, एक सहाफ़ी दोस्त ने सवाल भी किया था कि 3 जजेस की बात हो रही थी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक भी आपको पता है ये बनाया गया था, तो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पर चीफ जस्टिस के साथ बैठकर मशावरत करेंगे और उसी का मुकदमा भी चल रहा है। पहला मुकदमा फुल कोर्ट बना के सुन रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो कागज़ी जारी की गई वो भी तीनों जजेस ने मिलकर ये मशावरत करके फिर किया। लेकिन आज इतना अहम इजलास हो रहा था, तो फिर क्या काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपने साथ जो दूसरे सीनियर जज हैं सद्दात तारिक, वो तो उनको बिठा रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे जो एजाज़ुल हसन साहब हैं, उमर अता बंदियाल साहब के ग्रुप का हिस्सा रहे हैं माज़ी में, उनको क्यों नहीं बिठाया? आइए देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की, इंटरेस्टिंग बात की। आप भी कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो रिटन ऑर्डर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब का वो भी जारी हुआ, उसमें उन्होंने खुद एडमिट किया है कि अब बेंचेस की जो तश्कील है उनके लिए जो 2 सीनियर फेलो जजेस हैं उनकी मुशावरत से वो बेंचेस बना रहे हैं, ये बात वो खुद एडमिट कर रहे हैं। तो एक अच्छा पॉइंट उठाया है, जहाँ उन्होंने जस्टिस सद्दात तारिक साहब को बिठाया है तो क्या ही खूब होता, एक अच्छा मैसेज दिया जाता है कि अगर एजाज़ुल हसन साहब को भी साथ बिठा लेते और उनके ज़रिए भी जो तमाम मुकला की जो इनपुट आ रही होती वो भी वो नोट कर लेते, तो एक अच्छा पॉजिटिव वे फॉरवर्ड की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन आपको याद है कि जो माजी है वो कुछ अच्छा नहीं है, माजी में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी ग्रुपिंग्स बनी हैं, तो बहुत सारी वो रीज़न्स है, वजूहात हैं जिसको अब लगता है कि जैसे काजी फाइज़ साहब इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और ये भी मुझे लग रहा है कि चाहते हैं कि कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई कन्फ्रंट्रेशन ना हो, तो आस्ता आस्ता स्मूथली वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखा नहीं आपने कि किस तरीके से उन्होंने नॉन स्टॉप सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो प्रोसीडिंग है बढ़ाई रखी है। हमें लग रहा था तो एक ही दिन में शायद फैसला महफूज कर लेंगे, लेकिन जो रफ्तार थी उस रफ्तार से ज़्यादा वकला तेज़ निकले हैं। चीफ जस्टिस साहब बार बार कहते रहे कि आइन के मुताबिक बात करें, एक्स्ट्रा बात ना करें, लेकिन वक्त गेनिंग करना था, वक्त गेन कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे सिस्टम में, हमारे माशरे में जो इतना ज़्यादा बिगाड़ आ चुका है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबकी आंखें जुडिशरी की तरफ है। अगर हमारा मुल्क का जुडिशल सिस्टम ठीक हो जाएगा, एक बार बार कह रहे हैं, एक गरीब आदमी को उसी रफ्तार के साथ जब इंसाफ की फरहमी का सिलसिला मिलना शुरू हो जाएगा, तो दुनिया भी कहेगी कि वाकई कोई चीफ जस्टिस था पाकिस्तान में जिसने इंसाफ की फरहमी की रफ्तार को तेज़ करने के लिए अपना किरदार अदा किया। और ये 1 साल 13 महीने या 14 महीने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास हैं, अगर वो अपना कोई नाम तारीख़ में अच्छी लफ्ज़ों में याद कराना चाहते हैं, तो खुदा के लिए ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर जाए कि कोई गरीब का बच्चा भी, कोई 70 साल बुज़ुर्ग हमारा शहरी भी आपको दुआए।